गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली पता है अभी हुआ क्या। वैसे तो वेलकम टू द लिटरेचर लोग, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी जस्ट मैं पूरा वीडियो ये बना डाली। आपको पता है लगभग 25 से 30 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया और उसके बाद मैंने जब देखा तो रिकॉर्डिंग जो है इसकी अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। लगभग ये सैमसन एगोनिस्ट मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर लिया था। मैं इंपॉर्टेंट लाइंस कवर करा रही थी और वहां पर देखिए क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे फिर से पूरा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ चलता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैमसन एगोनिस्ट को। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे इसकी थीम, इसके इंपॉर्टेंट लाइंस, इसके जो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इसकी समरी को देखेंगे और बाद में जो लोग छोटे छोटे वीडियोज में देखना चाहते हैं वो 2 पार्ट में कवर कर सकते हैं, और जिनको अच्छा लगता है पूरा कंपाइल एक ही जगह पर पूरा कलेक्शन देखना, उनके लिए मैं कंबाइंड करके एक ही वीडियो डाल दूंगी। तो जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से हमारे लिए, आपके लिए तो नहीं हुई है क्योंकि मैं तो एक बार पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, सैमसन एगोनिस्ट जो है वो ग्रीक सैमसन द एगोनिस्ट से है, यानी कि ये जो क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है सैमसन द एगोनिस्ट। ये एक ट्रेजेडी है और ये क्लोजर ड्रामा है। ट्रेजेडी तो आपको पता ही होगा, अब क्लोजर ड्रामा क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्लोजर ड्रामा वो होता है जो कि लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, नॉट टू बी परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है। सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता है, उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं क्लोजर ड्रामा। तो ये जो सैमसन एगोनिस्ट है आपका, ये क्या है, ये एक क्लोजर ड्रामा है। उसके बाद बात करें तो ये जो सैमसन होता है ये इजराइल का चैंपियन होता है। एक थर्ड पॉइंट पे बात करें तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये एक्चुअली क्या है, भैया पेन तुम तो चल जाओ। चलो, तो ये जो प्ले है ये सक्सेस है, ये सफल है किस पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पॉइंट पे सक्सेस है। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। वैसे तो ये टर्म लिटरेरी टर्म है, इसको हम वहां पे डील करेंगे जब लिटरेरी टर्म पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए बता दूं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं कोई चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक्चुअली वो होता है कि जब हम किसी मतलब अपने जो भी हमारी ऑडियंस है उनके मन में कोई एग्जैक्ट इमोशन, कोई चीज हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज हम उनके सामने नहीं ले आना चाहते, बल्कि उस चीज को हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिलेट करके दिखाना चाहते हैं। यानी कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, उससे एक इंडिकेशन शो करने का, एक रिलेशन शो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली उसी फीलिंग, उसी इमोशन को कैच करती है, ठीक है, जो हम सामने प्रेजेंट करना चाह रहे थे उसको डायरेक्टली ना कहकर बल्कि हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। बाकी डिटेल लिटरेरी टर्म्स में, राइट। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे देखिए, फोकसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ सैमसन्स लाइफ। ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये सैमसन की लास्ट डे की जो उसकी लाइफ है, जब उसकी डेथ होने वाली होती है तो उसकी जो लास्ट डे है ना उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थीम। थीम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है वॉयलेंस, रिलीजन, वुमेन एंड ब्लाइंडनेस। अब देखिए ब्लाइंडनेस इसलिए क्योंकि ये जो आपका सैमसन है ये क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, इसको अंधा कर दिया जाता है इसके दुश्मनों के द्वारा। वुमेन इसलिए क्योंकि इसकी जो वाइफ होती है सैमसन की जो वाइफ होती है ये एक्चुअली क्या होती है, वो धोखा देती है, चीट करती है। उसको ये लगता है कि उसने ये अपनी कंट्री के लिए किया है, अपने देश के लिए उसने ऐसा किया है, अपने देश के लिए वो इंफॉर्मेशन देती है, तो उसके लगता है कि उसने देशभक्ति में ये किया है। लेकिन वो क्या करती है, सैमसन को चीट करती है, जिसकी वजह से सैमसन को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लाइफ में और उसका औरतों के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो रिलीजन और वायलेंस तो इसमें काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिलता ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैमसन एगोनिस्ट जो है वो पब्लिश कब हुआ है, तो ये पब्लिश हुआ है 1671 में। कब पब्लिश हुआ है, 1671 में। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ती है। आगे जो अगला पॉइंट है वो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ मिल्टन। ये जो सैमसन एगोनिस्ट है इसको हम
जॉन मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सैमसन है ना वो भी ब्लाइंड होता है और उसके बाद लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करता है। सेम एज मिल्टन भी अपनी लाइफ में क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं एक आधी उम्र बिताने के बाद, और काफी सारे स्ट्रगल उन्होंने भी फेस किया है। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश की है सैमसन एगोनिस्ट में। जो सैमसन एगोनिस्ट है ये एक बिब्लिकल ट्रेजेडी है, क्योंकि जो थीम है वो बाइबल से ली गई है। आपको देखने के लिए मिलेगा आगे कहां से, ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए, मिल्टन अप्लाइड एरिस्टोटल्स थियरी ऑफ कैथारसिस। एरिस्टोटल की जो थियरी है कैथारसिस की, उसको इन्होंने पूरी तरह से अप्लाई करने की कोशिश की है सैमसन एगोनिस्ट में। कैथारसिस क्या है, बहुत अच्छे से आपको लिटरेरी टर्म्स डील करते समय पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी ये समझिए ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है, जो मेन उस जो हीरो होता है उसके लिए, बाकी डिटेल में पूरा वहां पर इन अ सिंपल एंड एग्रेसिव मैनर, यानी कि बहुत अच्छे से इन्होंने ये जो कैथारसिस है अरिस्टोटल की थ्योरी, इसको सैमसन एगोनिस्ट में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इंसिडेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है सैमसन एगोनिस्ट में, वो बेस्ड है बुक ऑफ जजेस की बुक नंबर 13, 14 एंड 16 पे, ठीक है, चैप्टर पे। तो यानी कि बुक ऑफ जजेस के 13, 14 और 16वें चैप्टर पे ये बेस्ड है सैमसन एगोनिस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा, सैमसन एगोनिस्ट इज बेस्ड ऑन सोफोक्लेस मॉडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो स्टार मार्क करेंगे कि जो सैमसन एगोनिस्ट है ये किसके मॉडल पे बेस्ड है, तो ये सोफोक्लेस के मॉडल पे बेस्ड है, राइट। ये किस तरह का प्ले है, तो ये एक वर्स प्ले है। मैंने आपको बताया ही कि इसकी जो स्टोरी है वो ओल्ड टेस्टामेंट पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करोगे कि सैमसन एगोनिस्ट के बारे में माइकल लीड क्या बोलते हैं। माइकल लीड बोलते हैं कि द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर, इट्स एक्सटॉल्स वायलेंस indeed it extols in violence। यानी इन शॉर्ट अगर कहें तो इन्होंने ये कहा है कि जो ड्रामा है ये फुल ऑफ वायलेंस है, इसमें वायलेंस इसका कोर है, मेन पॉइंट है, ठीक है। तो माइकल लीड ने ये सैमसन एगोनिस्ट के बारे में कहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, ये जो कोट है यहाँ पर, आई लेस इन गाजा, क्या है, आईलेस इन गाजा। तो आईलेस किसके लिए है, सैमसन के लिए है, और गाजा में वो जो है वो बंद होता है। तो यहाँ पर जो ये सैमसन एगोनिस्ट से जो आईलेस इन गाजा है, इसको एडल्ट शख्स ने अपने नॉवेल का टाइटल बनाया है। उन्होंने जो अपना नॉवेल 1936 में लिया था उसका टाइटल इन्होंने सेम एज वही रख दिया है, आईलेस इन गाजा, ठीक है। स्टार्ट्स इन मीडिया क्रेस, ये जो आपका सैमसन एगोनिस्ट है ना, ये सेम एज पैराडाइज लॉस्ट के स्टार्ट होता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट है मीडिया क्रेस के साथ स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही सैमसन एगोनिस्ट की भी शुरुआत मीडिया क्रेस के साथ होती है। नाउ व्हाट इज मीडिया क्रेस, बताती हूँ शॉर्ट में। मीडिया क्रेस एक्चुअली वो होता है जब किसी स्टोरी की शुरुआत बीच से हो, कहानी की शुरुआत बीच से हो, लाइक एज बाहुबली। बाहुबली आपने देखा था कि वो क्या होता है, वो बीच से स्टार्ट होता है, बाद में पूरी स्टार्टिंग की कहानी दिखाता है। तो बिल्कुल वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट भी स्टार्ट होता है और सैमसन एगोनिस्ट भी स्टार्ट होता है जब, तो वो क्या होता है, जेल में बंद होता है, अंधा होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो कहानी जब बीच से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मीडियास रेस। क्लियर है, यहाँ पे कॉरस का यूज किया गया है, ठीक है, यूज ऑफ कॉरस। ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपको लिटरेरी टर्म्स कराते समय बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में कराए जाएंगे। इस चैनल पे मैं आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चारों आपके ऑथर, उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस, उनकी समरी, सब कुछ बहुत डिटेल में कवर कराने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में मेरे साथ सब कुछ पढ़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि बाद में जब आपको कभी जरूरत हो, नीड हो, आपको पढ़ना हो, तो आप मेरे चैनल का नाम ना भूल जाओ। तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब करके जो ये परिवार है इसको बढ़ाइएगा। और हाँ, थैंक यू भी बोलना चाहूंगी क्योंकि एक्चुअली आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, मैं अपनी दिल की बात आपसे कहती हूँ, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मुझे वो अपना नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि होता नहीं है कि जैसे कोई भी इंसान हो उसकी लाइफ में जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट इंसान होता है, वो कोई भी हो, वो बहुत खास होता है। तो मेरा ये जो परिवार है द लिटरेचर लोक, उसका जो फर्स्ट
सब्सक्राइबर है ना, एक्चुअली फर्स्ट सेकंड सब्सक्राइबर जो है, या कह लूँ टॉप 5 जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं नाम जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत स्पेशल होंगे। तो अगर आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम मुझे मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, ऑन द टाइटल पेज ऑफ सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन रोट दैट द पीस वाज अ ड्रामेटिक पोएम इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ड्रामा। इन्होंने इसको ड्रामा ना लिखते हुए इन्होंने इसको ड्रामेटिक पोएम कहा है, क्योंकि ड्रामेटिक अंदाज में इन्होंने पेश किया है, और ये क्योंकि एक क्लोजेड ड्रामा है, इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसके टाइटल पेज पे जब आप देखोगे सैमसन एगोनिस्ट के टाइटल पेज पे, तो यहाँ पर आपको ड्रामेटिक पोएम देखने के लिए मिलेगी लिखी हुई। आगे देखिए, अगर बात करें वेरियस सोर्स की कि सैमसन एगोनिस्ट के और क्या क्या सोर्स हैं, देखिए आप कोई भी वर्क उठाइए, चाहे हेमलेट उठाइए, चाहे कोई भी वर्क उठाइए, तो कई बार क्या होता है, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एक ही सोर्स लेता है, कहीं एक जगह से, किसी एक घटना से, किसी एक बुक से, किसी एक इंसिडेंट से इंस्पायर होता है और पूरी बुक लिख डालता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्क को लिखने के लिए ऑथर कई जो इंसिडेंट्स हैं उनको ऐड करता है, कई सारे सोर्सेज लेता है, कई सारी जगहों से इंस्पायर होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसका भी आप देख रहे हैं। तो इसके और जो सोर्सेज हैं वो देख लीजिए। चौसफर्स एंटीक्विटी ऑफ ज्यूज, अ फ्रेंच ट्रेजेडी 9 एंड हिस्ट्री ऑफ सैमसन बाय क्वेरेल्स, which 10 influenced Milton in manipulation of biblical theme। ठीक, यहाँ पर देखिए जो ये क्वेल्स हैं, ये क्या बोलते हैं, ये एक आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि जो मिल्टन है वो क्या करते हैं, जो बाइबल की थीम है उसको क्या करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, यानी कि उसमें हेर फेर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक फ्रेंच ट्रेजेडी है, और ये 9 कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9 गलत लिखा हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सैमसन बाई क्वेल्स जो है, हिस्ट्री ऑफ सैमसन जो इनकी है, वहां से भी ये सोर्स जो है वो लिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द होल प्ले कैन बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉग, पैराडॉक्स, पेस्कोडियन, एक्चुअली मैं देख रही थी इसकी जो स्पेलिंग है वो तो नहीं गलत है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा वो है टैसीमियन, उसके बाद एक्सडस। इन पार्ट्स में क्या है, आपका ये जो होल प्ले है वो डिवाइडेड है। यहाँ पर हीरोइक ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है, ये एन नहीं होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये सब छोटी छोटी टाइपिस्ट के द्वारा हो जाती है, तो प्लीज इग्नोर इट। तो ये हीरोइक जो ब्लैंक वर्स है उसमें ये लिखा गया है। हीरोइक मीन्स क्या होता है, हीरोइक डीड्स होती हैं, एंड ब्लैंक वर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, ये हीरोइक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इस बार को थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। अगला पॉइंट है डॉक्टर जॉनसन। देखिए यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है, तो एन लिख लीजिएगा, JOHNSON। डॉक्टर जॉनसन कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट defective in action in as much it had as a beginning and यहाँ पर एम नहीं एन एंडिंग बट अ मिडल। ये क्या कहना चाहते हैं, ये एक्चुअली कहना ये चाहते हैं डॉक्टर जॉनसन, ये एक दोष लगाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो सैमसन एगोनिस्ट है ना, उसमें एक डिफेक्ट है, उसमें एक कमी है, और वो कमी क्या है कि इसके एक्शन में बिगिनिंग तो है, एंड भी है, लेकिन मिडिल नहीं है। ठीक है, मिडिल क्या है, मिसिंग है, ये बोलते हैं ये डॉक्टर जॉनसन। क्लियर, आगे बढ़े। कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो बेफिक्री आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए जब ये सैमसन एगोनिस्ट का लास्ट एक्ट चल रहा होता है, तो उस समय जो कोरस होता है, ठीक है, यहां पर कॉज लिखा हुआ है, कॉज नहीं कोरस। ठीक, जो कोरस होता है, ये एक्चुअली ये जो कोरस होता है ये क्या बोलता है, ये बोलता है ओ डियरली बॉट रिवेंज येट ग्लोरियस लिविंग इज डाइंग thou wast fulfilled। ठीक, ये लाइन वो बोलता है, वो क्या बोलता है, ये जो बदला है ये महंगा है। ठीक है, ओ डियरली बॉट रिवेंज येट ग्लोरियस, ये जो बदला है ये कैसा है, ये महंगा है लेकिन फिर भी क्या है, शानदार है।
आगे क्या है, लिविंग इज डाइंग दो वॉस्ट फुलफिल, जीना है मरते मरते, जो कि क्या हो गया, पूरा हो गया। ये कौन बोलता है, ये लाइंस कोरस बोलता है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मीनिंग से मतलब नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में टिक कर सको ये लाइंस कहाँ से आई हैं। ये जो समरी होती है या जो इसका अर्थ बताया जाता है ना, वो सिर्फ समझने के लिए बताया जाता है कि आप उसको समझ जाओ और ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। आपको वहां पे आपसे अर्थ मीनिंग नहीं आपसे पूछने जा रहा है कि आप इसको ट्रांसलेट करो, नहीं, वहां पे आपसे ये लाइन दे देगा और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता और आप एबल हो इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझने में, लर्न करने में, देन इट्स ओके। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको हर इंपॉर्टेंट लाइंस का जो मीनिंग है वो जरूर बताऊंगी, एक थीम टाइप का थोड़ा सा जिस्ट बता दूंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर सैमसन एगोनिस्ट के हम कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो आपका सैमसन ही है। ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड यार, एक सेकेंड प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ राइट, ठीक है। अभी ये एक्चुअली क्या है, ओवरलैप हो गया था पिछला पेज इस पेज पे। तो जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है, इसका हीरो है, सैमसन ही हीरो है। उसके बाद मैनुआ जो होता है वो सैमसन का फादर होता है, ठीक है। तो ये सैमसन है और इसका जो फादर है वो कौन है, मैनुआ है, ठीक है। मैनुआ इसका फादर है और इसकी वाइफ का क्या नाम है, डालिला। क्या नाम है, डालिला। ये जो डालिला होती है ये अकॉर्डिंग टू सैमसन ये बहुत ही जिसे बोलते हैं धूर्त होती है, बहुत झूठी होती है, इसने इसको धोखा दिया है। और डालिला के हिसाब से कि इसने अपने देश की सेवा की है, अपने देशवासियों को अपने देश के बारे में सूचना दी है, बताया है, उनकी सहायता की है, ये इसका मानना है, ठीक है। ये फिलिस्तीन की होती है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर जो सैमसन का हेयर यूज किया गया है, सैमसन्स, फिर से लाइंस आ गई यार, देखिए जो सैमसन का हेयर है वो क्या है, सिंबल है। सैमसन्स हेयर सिंबल ऑफ डिवाइन पावर, ठीक। ये डिवाइन जो पावर है उसके लिए एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है। आगे देखिए, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सिंबल किस किस चीज के लिए, ये गॉड के लिए, गॉड के अप्रूवल के लिए, और सैमसन की जो इन ह्यूमन पावर है उसका सिंबल है, उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। गॉड को, गॉड के अप्रूवल को, और सैमसन के इन ह्यूमन पावर को, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है जिसकी वजह से ही वो कभी हारता नहीं है। इसी पावर का राज जो है वो डालिला बता देती है, जिसकी वजह से उसकी दुर्गति हो जाती है। तो वो कहाँ पर छुपा रहता है, उसके हेयर्स में रहता है, उसके बालों में उसकी शक्ति रहती है। तो ये क्या है, ये सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आगे देखिए, एक्चुअली यहाँ पर दो कैरेक्टर जो है वो नहीं लिखे गए हैं, टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगला जो कैरेक्टर है, भैया तुम नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ भी ठीक है, चलो। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, कोरस है। कौन है, कोरस है, ठीक है। तो कोरस है, उसके बाद है हार्पा ऑफ गाथ, हार्पा ऑफ गेथ। ये क्या होता है, ये एक जाइंट होता है, ठीक, जो इससे मिलने जाता है। तो इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट लाइंस की, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता देती हूँ और कल मैं आपको पूरी अच्छे से समरी बता दूंगी। और जिसको पहले समरी देखनी है वो भैया सेकंड पार्ट पहले देख लेना, फर्स्ट पार्ट बाद में देख लेना, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कनेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ से बहुत ज्यादा लाइंस नहीं आती हैं, लेकिन आती हैं, ये भी श्योर है कि आती हैं। तो आती हैं तो हमको कवर करना है, हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है। तो इसीलिए हमको इसके कीवर्ड्स को पकड़ना है, इसको अच्छे से समझना है, और मैं आपको इसका अर्थ भी बता दूंगी, ठीक है। तो पहले लाइंस देखते हैं। बट वॉट इज स्ट्रेंथ विदाउट डबल शेयर ऑफ विजडम, वास्ट, अनयील्डिंग, बर्डनसम, प्राउडली सिक्योर, येट liable to fall by weakest subtleties, यार, not made to rule but to subserve where wisdom bears command, ठीक। आगे देखिए, लाइबल टू फॉल का मतलब क्या है,
लाइबल टू फॉल का मतलब होता है पतन होना निश्चित है, ठीक है। उसके बाद सबटलिटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बारीकियां। आगे देखिए बियर, बियर का मतलब क्या होता है, ये भैया बियर नहीं है, अरे मेरे टाइपिस्ट भैया क्या लिख रहे हैं आप, बियर्स, ठीक, ये बियर्स का मतलब होता है सहना, किसी चीज को सहना, ठीक, ये मतलब है। अब देखिए यहां से आपको कीवर्ड क्या उठाना है, यहां से आप कीवर्ड उठा सकते हो डबल शेयर ऑफ विजडम। एक ही आपका ये कीवर्ड बनता है क्या, डबल शेयर ऑफ विजडम, ठीक, ये आप अच्छे से याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए प्राउडली सिक्योर, ये आप याद रख सकते हो। अगर ये दो वर्ड आपने याद कर लिया तो जब भी ये लाइन आएगी तो आप इसको कनेक्ट कर लोगे कि ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है जो कि सैमसन ने बोली है, ठीक। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। एक्चुअली ये इसमें जो सैमसन है वो ये कहना चाह रहा है कि जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के दोहरे हिस्से के बिना ताकत क्या है, ताकत कुछ भी नहीं है, यानी कि ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि ज्ञान के दोहरे हिस्से के बिना ताकत कुछ भी नहीं है, वो सिवाय एक बोझ है, एक कमजोरी है, एक बोझ है, एक बर्डनसम है, ठीक है। आगे देखिए वो कह रहा है कि ये गर्व से तो सुरक्षित होता है क्या, जो जिसे बोलते हैं ताकत होती है, जो प्राउड होता है, प्राउडली सिक्योर, वो क्या होता है, वो गर्व से तो सुरक्षित होता है, लेकिन वो फिर भी मतलब वो एक तरह से कह लीजिए कि उत्तरदायी सबसे कमजोर जो सूक्ष्म ताएं हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, उनसे गिरने के लिए, जहां वो आज्ञा, मतलब कहने का मतलब यहां पर देखिए टू सबसर्व वेयर विजडम बियर्स कमांड, यानी कि जहां पर जो विजडम है, जो बुद्धि है, वो क्या करती है, वो सहती है वो जो कमांड है उसको, यानी जहां पर वो आप ये कह सकते हो कि जहां ज्ञान क्या है, वो आज्ञा देता है, ठीक है, और क्या होता है, वहां सेवा करना होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि है ना, जब आपके पास जो ताकत है, उस ताकत के साथ साथ बुद्धि भी आपके पास हो, यानी डबल शेयर ऑफ विजडम हो, तब तो वो काम की है। अदरवाइज ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो ताकत है, ये क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए कहा गया है ना कि वॉट मीन्स क्या है, इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, विदाउट डबल शेयर ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि के दोहरे जो ताकत है उसके बिना ये जो ताकत है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके पास ताकत के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या सह रहे हो, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपके ऊपर क्या बोझ है, ठीक है। आपके अंदर गर्व ना आने पाए, घमंड ना आने पाए, इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास ताकत के साथ साथ क्या हो, बुद्धि भी हो, ठीक। तो ये कौन बोला है, ये सैमसन बोला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। उसके बाद देखिए सफरिंग दैट टू मी, हट जाओ भैया, सफरिंग दैट टू मी स्ट्रेंथ इज माई बोन, ठीक। ये जो है ना, ये एक्चुअली ये आपको नहीं देखना है, यहाँ बोन भी नहीं होगा, ओन होगा, राइट। अच्छा यहाँ पर दिया तो है, ये देखिए, इन पावर ऑफ अदर्स नेवर इन माई ओन, क्या, इन पावर ऑफ अदर्स यानी दूसरों की सत्ता में, अपने में कभी नहीं, ठीक, यानी कि जो दूसरों की चीजें हैं, दूसरों की जो सत्ता है, इन पावर ऑफ अदर्स नेवर इन माई ओन, वो मेरी खुद की कभी नहीं। आगे देखिए, देखिए यहाँ की ये जो दो लाइंस थी ना, मैं कैसे दिखाऊं, ये तो यहाँ पर ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से सफरिंग, ये तीसरा कोट है, ठीक है, ये दूसरा था, ये पहला, आधा उन्होंने इधर टाइप किया है, आधा उधर टाइप कर दिया, आई थिंक उन्होंने समझा नहीं है। देखिए यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, सफरिंग्स दैट टू मी स्ट्रेंथ इन माई बोन, ये बोन नहीं है, BANE है, ठीक है। आगे देखिए, एंड प्रूव्स दैट सोर्स ऑफ ऑल माई मिजरीज, इसके बाद आगे यहां से कनेक्ट करेंगे, सो मेनी सो ह्यूज दैट ईच अ पार्ट वुड आस्क अ लाइफ टू वेल, बट चीफ टू ऑल, ओ लॉस ऑफ साइट ऑफ दी आई मोस्ट कंप्लेंट एम अंडर ब्लाइंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर एमंग है, ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने गलत टाइप किया है, ये इसको
एम को काट दीजिए और इसको ए बना लीजिए, AMONG, ठीक है, अमोंग एनिमीज। तो ये जो लाइन थी ना आपकी यहाँ से यहाँ तक, ओ लॉस ऑफ साइट ऑफ दीज आई मोस्ट कंप्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा इस पैराग्राफ से। उसके बाद देखिए एनिमीज ओ वर्स देन चेन्स डंजियन और बैगरी और डिस्क्रिप्ट एज लाइट द प्राइम वर्क ऑफ गॉड टू मी एज एक्सटिंक्ट, विलुप्त इसका मतलब, ठीक है, ठीक है। देखिए जो छोटी मोटी एरर है ना, टाइपिंग एरर, जैसे कि वो वर्ड मीनिंग में काफ़ी मिस्टेक कर दें, तो उसको प्लीज़ अवॉइड इट। मैं चेक करने को कितना चेक करूंगी, आप सोचिए इतना ज़्यादा वो टाइप करते हैं, एक एक वर्ड मैं कैसे चेक करूं, जैसे जो क्वेश्चंस हैं या जो वैसी चीज़ें हैं उनको तो मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक वर्ड को फिर से जो मैंने मैटर दिया है वहाँ से मिलाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है। वैसे ही बहुत बिजी स्केड्यूल है मेरा, वहाँ से टाइम निकालना पड़ता है, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया कीजिए अपने हिसाब से। जो ये, क्योंकि देखिए आपको ये मीनिंग नहीं याद करना है ना, हाँ मानती हूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगी एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में गिवन है, तो इनको आपको सिर्फ मैं यहाँ समझाने के पर्पज़ से ले आई हूँ, तो उस पर फोकस कीजिए, इनके कीवर्ड्स को देखिए, उसको याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से सफरिंग्स दैट टू मी स्ट्रेंथन माई बेयर, ये कह रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त है कि मेरे लिए जो ताकत है वो मेरा सहना है, यानी मेरा बियर करना, मेरी ताकत क्या है वही है। आगे वो ये कह रहे हैं कि और ये साबित करना एंड प्रूव दैट सोर्स ऑफ ऑल माई मिजरीज, और ये साबित करना कि मेरे सभी दुखों का कारण यही है, ठीक। आगे देखिए सो मेनी सो ह्यूज, आगे देखिए इतने सारे और इतने विशाल कि प्रत्येक जो अलग अलग जीवन का विलाप है, विलाप करने के लिए कहेंगे, यानी कि उन्होंने लाइफ में इतना ज़्यादा सहा है, इतनी तकलीफ ली है, वही वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ अगर मैं अलग अलग देखूं तो कितना ज़्यादा दुख है, कितना कष्ट है, ये सब अलग अलग अगर मैं देखूं, अगर मैं अलग अलग विलाप करूं अपने हर कष्ट के लिए, लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा मेरे लिए कष्टकारक क्या है, वो है लॉस ऑफ साइट, यानी मेरा अंधा हो जाना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं जो आंखों की देवी है, दृष्टि की देवी है, वो कह रहे हैं मेरी कंप्लेन तुमसे है, ऑफ यू, यानी तुमसे क्या है, आई मोस्ट कंप्लेन, तुमसे ही मेरी सबसे ज्यादा कंप्लेन है, सबसे ज्यादा शिकायत है। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट है और उन कष्टों का कारण मेरा सहना, मेरा बेयर करना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपने सारे लाइफ के कष्ट को अलग अलग देखूं, अलग अलग ट्रीट करूं, तभी भी उसमें सबसे ज्यादा जो कष्ट कारक है वो है मेरी आंखों का प्रकाश चला जाना, खो जाना, लॉस ऑफ साइट। इस वजह से हे जो दृष्टि की देवी, मैं आपसे ही सबसे ज्यादा कंप्लेन करता हूं, मैं आपसे ही सबसे ज्यादा क्या हूं, दुखी हूं, ठीक है। आगे वो कहते हैं शत्रुओं में अंधे, जंजीर से भी बदतर, मतलब मैं बिल्कुल जंजीरों से भी बदतर मेरी हालत है कि मैं बिल्कुल जंजीरों में बंधा, काल कोठरी में भिखारी जैसा। मतलब अगर आप देखा जाए कि ये सारी जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्ट एज, यानी कि अगर बात किया जाए जिसे बोलते हैं भिखारी की, बेगरी की, या फिर कहा जाए कि जो चेन्स में बंधे रहने का कष्ट है, या फिर जिसे बोलते हैं कि आप ढलती उम्र का कष्ट है, ये सब की अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे कष्ट है, सबसे शिकायत है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझसे किसे है, लॉस ऑफ साइट से, यानी इन आंखों के प्रकाश के चले जाने से है। आगे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश, मतलब ईश्वर ने मेरे लिए सबसे ज्यादा जो बुरा किया है वो क्या किया है, देखिए लाइट द प्राइम वर्क ऑफ गॉड टू मी एज एक्सट्रैक्ट, मेरे लिए जो ईश्वर ने जो सबसे बुरा काम किया है, या जिसे कह लीजिए जो सबसे मुख्य काम था, वो क्या था, मेरी रोशनी का विलुप्त हो जाना, मेरा जो प्रकाश है उसका बुझ जाना, मेरी आंखों की साइट का चले जाना, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे सैमसन, इसको सैमसन ने बोला। अब यहाँ पर कीवर्ड आपको याद करना है लॉस ऑफ साइट ऑफ दी आई मोस्ट कंप्लेंट। उसके बाद यहाँ से आप याद कर सकते हो क्या, गॉड टू मी एज एक्सटिंक्ट, ठीक। ये कीवर्ड अगर आपने याद कर लिया, उधर आप जो है इधर पकड़ सकते हो एक कीवर्ड क्या, कि सफरिंग्स दैट टू मी स्ट्रेंथ, ये याद कर लो, सफरिंग्स दैट टू मी
स्ट्रेंथ, इसको आपने याद कर लिया इतना, तो ये पैराग्राफ अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप गेस कर लोगे कि ये सैमसन एगनिस्ट की लाइन है। वैसे भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए, माई ग्रीफ नॉट ओनली पेन एज a lingering disease, but finding no redness, ferment and raise, nor less than bounds, immedicable rankles and feaster and gangrene to black mortification. Mortification means क्या होता है? अपमान को पी जाना, अपमान को पी जाना, राइट? और ब्लैक का मतलब है यहां पर चुप रहना या चुप्पी जिसे बोलते हैं। आगे देखिए, ये जो पूरा है इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इसका मीनिंग ये है, ये वो कह रहे हैं यहाँ पे, जो सैमसन है उनका स्टेटमेंट है। सैमसन कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो दुख है ना, जो तकलीफ है, जो मेरे दुख हैं, मतलब सिर्फ मेरा दर्द ही मेरे दुख का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अंधा हो गया हूँ, या मुझसे जो काम हो करवाया जा रहा है या मुझे जो पीड़ा है सिर्फ वही मेरे दुखों का कारण नहीं है, बल्कि मेरा ये जो दर्द है, मेरी जो तकलीफ है, ये मेरे लिए एक जानलेवा बीमारी बन गई है। लिंगरिंग डिजीज का मतलब क्या होता है? जानलेवा बीमारी, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी, उसको बोलते हैं जानलेवा बीमारी। तो मेरा दर्द केवल सिर्फ एक दर्द नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए एक जानलेवा बीमारी बन गई है और कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। बट फाइंडिंग नो रेडनेस, फर्मेंट एंड रेज, मुझे कोई भी रास्ता, कोई भी उपचार नहीं दिखाई दे रहा। मेरा जो घाव है, मेरे जो वुंड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो भर नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इस परिस्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा रेज में हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोध में हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो घाव है क्या हो गया है? वो घाव मेरा पक गया है, भर गया है, और मेरे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो रुक सा गया है, और मैं जो है बिल्कुल चुप रहकर ये जो मेरा अपमान है, जो मेरा अपमान किया जा रहा है, उस घूंट को मैं क्या कर रहा हूँ? पी रहा हूँ। यहाँ पर सैमसन ने अपने दर्द को जो है लाइंस में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप क्लियर होगा आपको। यहाँ से जो की वर्ड्स हैं वो उठाने हैं। तो की वर्ड्स है माई ग्रीफ एज अ लिंगरिंग डिजीज टू ब्लैक मॉर्टिफिकेशन। इतना आपने सिर्फ याद कर लिया 3 वर्ड, तो आप एग्जाम में ये लाइन्स आएगी तो आप कनेक्ट कर जाओगे कि ये सैमसन एगनिस्ट की लाइन है। दिस इज द ट्रिक टू लर्न इंपॉर्टेंट जो आपके लाइन्स आते हैं, जो कोटेशंस आती हैं, उसको याद करने का। ये जो आपको बताया जा रहा है, क्या जो समरी बताई जा रही है या जो इसका हिंदी बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जाता है ताकि आपको इन चीज़ों को समझना इजी हो जाए, और जब आप समझ जाओगे तो याद करना तो चुटकियों का खेल होता है। आगे देखिए, स्लीप हैथ फॉरसूक एंड गिव मी ओवर, ये ओवर है, ठीक है, ओवर लिखा जाता था पहले ऐसे, ओवर टू डेथ्स बिरमिंग ओफीम। ओफीम मीन्स अफीम, जो अफीम होती है ना, जिसको यूज किया जाता है नशे के लिए, वही अफीम। एज माई only cure, theme faintings, showings of depression and sense of heaven's desertion। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो सैमसन है वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब उनकी लाइफ में जो इतनी तकलीफ है, जो इतना दर्द है, जो इतना डिप्रेशन है, जो इतनी निराशा है, वो उनको सोने नहीं देती, वो उनको आराम नहीं करने देती। उनको ये लगता है कि अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मृत्यु है वो ही उनको अफीम की तरह लेना पड़ेगा। जैसे अफीम को व्यक्ति लेता है, उसी तरह इनको अपनी लाइफ में मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा, मृत्यु को भी लेना पड़ेगा। जो ईश्वर की मर्जी थी, अब मैं ईश्वर की मर्जी का इंतजार नहीं कर सकता कि ईश्वर की मर्जी से मेरी मृत्यु हो, बल्कि मुझे अब जीवन से जीने की इच्छा नहीं रह गई है, यानी कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर एक निराशा भर गई है, शोइंग ऑफ डिस्पेयर। मेरे अंदर एकदम ऐसा लगता है मुझे जैसे कि मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में हूँ, मैं निराशा का प्रदर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बॉडी के अंदर से ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मुझे ये सारी चीज़ें फील होती हैं। इसीलिए अब मैं गॉड की मर्जी का इंतज़ार नहीं कर सकता, और ना ही मैं स्वर्ग के लिए इच्छा कर सकता हूँ, यानी स्वर्ग के परित्याग की भावना जो है वो मेरे अंदर आ गई है। अब यानी कि उनको अपनी लाइफ से जीने की इच्छा नहीं रह गई है सैमसन को। तो आगे देखिए यहाँ पर, नॉट फॉर दाई लाइफ जस्ट
cozy remembrance wake my sudden race to fear the joints by joints at distance I foreseek thee. Go with that, bewail thy falsehood and the pious work. It has brought forth to make thee memorable among illustrious women. मतलब क्या, यहाँ पर वो अपनी वाइफ के बारे में ये लाइंस बोल रहे हैं, ठीक है। फेथफुल वाइफ, cheers thy hadn't widowhood with gold. यहाँ पर ये जो गोल्ड है ना, इसके बाद ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। ऑफ मैट्रिमोनियल ट्रेजर सो फेयरवेल विदाई। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली किसके लिए हैं। ये जब सैमसन जो है वो जेल में जब बंद होता है तो उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ डेलिला आती है, तो वो उससे माफ़ी मांगने का नाटक करती है, या जो भी उसके मन में हो वो माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैंने जो तुम्हारा राज बता दिया दुश्मनों को वो गलत हुआ, लेकिन मैंने जो भी किया वो देशभक्ति के कारण किया। मैं अपने देश के मतलब वो ये चाहती थी कि कई पुस्तों तक उसका नाम लिया जाए, तो मैंने इसलिए किया, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों की ही गलती है, ऐसा वो कहती है और उसको टच करने का प्रयास करती है। उसी समय तुरंत सैमसन रोकता है और सैमसन कहता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। वो डेलिला को बोलता है कि तुम क्यों मेरे पास आई हो, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है, तो जाओ, तुम जाओ, अब खुश रहो, तुम हर्ष मनाओ, तुमने ये जो भी काम किया है, तुमने मुझसे ये जो झूठा नाटक किया है, जो तुमने मुझसे झूठ बोला है, ठीक है, फॉल्सहुड, तुमने जो भी मुझसे झूठ बोला है, और तुमने ये जो पवित्र काम किया है जिसको कि तुम बहुत पवित्र समझती हो कि तुमने अपने देश के लिए काम किया है, मुझे धोखा देकर, तो उस पवित्र काम के लिए तुम जाओ, खुशी मनाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई फॉरगिव यू, दी का मतलब यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ अब तुम खुश रहो, या फिर तुम जो भी तुमने ये जो काम किए हैं इसके लिए तुम और जाकर खुशी मनाओ। आगे फिर वो कहता है कि जो वफादार पत्नी के रूप में तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो है वफादार पत्नी के रूप में याद रखा जाएगा, फेथफुल वाइफ के रूप में तुम्हें याद रखा जाएगा, कि वो एक तरह से व्यंग कर रहा है, क्योंकि उसने तो धोखा दिया है, वो तो चीट करने वाली वाइफ है, चीट किया है उसने, तो वही वो वहां पर कह रहा है कि तुम्हें जो है जाओ जाओ, तुम्हें याद किया जाएगा एक वफादार पत्नी की तरह, और जब मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम चीयर होना, खुश होना, अपने ये जो विधवापन है, विडोहुड मतलब अपना जो ये विधवापन है इसको तुम क्या करना, सजाना विथ गोल्ड, जो तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी, जो गहने होंगे, जो गोल्ड होगा, उसके साथ तुम अपने विधवापन को सजाना, संवारना, उनके साथ रहना, जाओ और तुम अपने विडोहुड के साथ अब खुश रहना। ठीक है, तो यहाँ पर सैमसन जो है उसको माफ नहीं करता है और कहता है कि जाओ। तो यहाँ पर उसके बाद वो क्या करती है, सो फेयरवेल, विदाई हो जाती है, यानी कि वो चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एकदम माफी तो मांगने आई थी, लेकिन साथ ही साथ वो उसके अंदर वो फीलिंग नहीं थी कि वो जनरली ये फील कर रही हो कि हाँ उसने गलती की है। वो एक तरफ माफी तो मांग रही थी दिखाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी प्रेजेंट कर रही थी कि उसने जो भी किया है एक तरह से वो सही है, उसने अपने देशभक्ति के लिए ऐसा किया है, देश के लिए ऐसा किया है, अब उसका नाम याद रखा जाएगा। तो वो दोनों ही चीज प्रेजेंट कर रही थी, इसलिए सैमसन फाइनली उसको माफ नहीं करता और उससे कहता है कि जाओ भैया, तुमने जो किया है उसके लिए तुम खुश रहो। तो यहाँ से भी आपने कीवर्ड्स उठाने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। आगे देखिए, ये वाली जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो he shook till down thy came and drew the whole of after them with burst of thunder upon the heads of all who sat beneath, lords, ladies, captains, counselors, or pirates, thy choice nobility and flower, not only of this but each Philistine's cities round met from all parts of solemnize this feast. Samson with these amazed inevitably, ये यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये जो है मुझे लगता है नहीं रहेगा। जस्ट एक सेकंड मैं इसको देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा। सैमसन विथ दीज इमनेस्ट इविकेबल, नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद है ये स्मॉल में रहेगा, pulled down the some destruction of himself। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले है, लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को शो करती हैं। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो
सैमसन है ना वो क्या करता है, जो इसका मतलब होता है बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही ताकत के साथ खींचना, शक्ति के साथ खींचना, ठीक है, साथ खींचना, खींचना, ठीक। और शुक का मतलब होता है हिलाना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सैमसन है, जब उसको ले आया जाता है जहाँ पर जो जो फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, लोग एकत्रित होते हैं अपने जो गॉड हैं उनके लिए वो फेस्टिवल मनाते हैं, दावत हो रही होती है, तो वहाँ पर सैमसन को भी एज अ जिसे बोलते हैं कि नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा किया जाता है, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। तो वहाँ पर वो रहता है और वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक आता है कि किस तरह से वो बदला ले सकता है। तो वहां पर जो छत होती है ना, वो छत दो पोल्स से मेनली सपोर्टेड होती है। तो वो क्या करता है, उन दो पोल्स को क्या करता है, बहुत ही तेजी शक्ति के साथ उसको खींचता है और उसको पूरा हिला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो और पूरा का पूरा होल ऑफ आफ्टर देम बर्स्ट द थंडर अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सैट बीनीथ। पूरी की पूरी जो छत है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है और उन सभी के हेड के ऊपर, सर के ऊपर क्या होता है, पूरा जो उसके नीचे बैठे होते हैं, ये मान लीजिए रूफ है, छत है, और ये जो दो मेन खंबे हैं उनसे सपोर्ट में खड़ी है, और यहाँ पर सैमसन है। तो सैमसन क्या करता है, इसको पकड़ के हिला देता है और ये गिर जाती है और पूरी की पूरी छत ऐसे नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे जो लोग खड़े थे, जो लोग बैठे थे, वो क्या होते हैं, पूरे दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सभी लोग हैं, जब वो बहुत तेजी से शक्ति के साथ उसको, उस खंभों को खींचता है, हिलाता है, तो पूरा का पूरा छत क्या होता है, नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल थंडर की तरह। और जो वहां नीचे बैठे सभी लोग क्या होते हैं, जिनके सर क्या होते हैं, दब जाते हैं। कौन कौन होते हैं वहां पे, लॉर्ड्स होते हैं, लेडीज होती हैं, कैप्टन्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, एंड पायरेट्स होते हैं, एंड जो नोबल लोग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सभी लोग होते हैं। एक तरह से पूरा जो फिलिस्तीन है वो इस पर्व को मनाने के लिए सभी भागों से मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुआ था। देखिए, ईच फिलिस्तीन सिटी राउंड मेट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ सोलेमन दिस फीस्ट। इस पर्व को मनाने के लिए पूरा जो फिलिस्तीन शहर है वो एक ही जगह पे, हर जगह से, अलग अलग जगह से आकर मेट हुआ था, मिला था एक ही जगह पे। कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ जिसकी ये छत गिरा देता है। उसके बाद देखिए सैमसन विद दिस, उसके बाद क्या होता है, पूरा वहां पर बैठे जो सब लोग होते हैं वो तो दब ही जाते हैं, साथ ही साथ जो सैमसन होता है हिमसेल्फ, वो भी वहां पर क्या हो जाता है, दब जाता है। उसकी भी वहीं पर उसी के नीचे डेथ हो जाती है। बचता कौन है, जो कॉमन पीपल होते हैं, क्योंकि वो जो छत होती है ना, उसके नीचे लॉर्ड, लेडीज, कैप्टन्स, काउंसलर्स, पायरेट्स, जो मतलब इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, वो लोग उसके अंदर होते हैं। बाकी जो नॉर्मल जनता होती है, गरीब लोग होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो उस छत के बाहर होते हैं। तो जब छत गिरती है, तो चूंकि सैमसन भी वहां पर है, वो ही गिरा रहा है, तो उसका दबना तो लाजमी है। तो सैमसन भी दब जाता है, मर जाता है, और उसके साथ वहां पर जितने लोग होते हैं सभी की डेथ हो जाती है, बच जाती है कॉमन जनता, जो गरीब लोग होते हैं, वो जिनका कोई भी कसूर नहीं होता इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। आगे देखिए, इस लाइन का तो मीनिंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ जब मैंने आपको PYQ कराया है। ठीक है, PYQs कराया है, शायद ये पिछले साल या किसी ईयर में, नेट में, याद नहीं मुझे, किसी एग्जाम में ये लाइंस आई थी, तो मैंने वहां पर पढ़ाते समय इसको आपको पढ़ाया है। ठीक, तो इस वजह से जहां पे लगाना है फुल स्टॉप वहां पे नहीं लगाते टाइप एस साहब, और जहां नहीं लगाना वहां लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्पेयर और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आंसुओं के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कमजोरियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ब्लेम करने के लिए, निराशा के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। यानी कि इतनी महान मृत्यु से हमें क्या शांत कर सकता है। ठीक है, इतनी महान मृत्यु, यानी यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर वो यही कह रहा है, क्योंकि जब थोड़ा परेशान होता है, दुखी होता है, उस समय उसकी लाइफ में देखिए कितना कष्ट चल रहा होता है, तो वही वो अपने आप को कहता है कि रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए, निराशा के लिए, कमजोरी के लिए, इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि वो क्या है, वो तो एक योद्धा था ना, जो बहुत अच्छा अपने देश की रक्षा करता था, लेकिन उसके साथ ऐसी दुर्गति हो गई बेचारे के साथ। आगे देखिए,
बट ही दो ब्लाइंड ऑफ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा इसका जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ये मुझे लगता है गलती से टाइप हो गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अब आ गया है तो देख लीजिए। ब्लाइंड ऑफ डिस्पैट एंड थॉट extinguished quite with inward eyes illuminated, his fairy virtue roused from under ashes into sudden flame. So virtue give for lost, depressed, and overthrown as seemed like that self-begotten bird in the Arabian woods, embarked that no second knows नॉर। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे आपको दिख रहा होगा कि जिसे बोलते हैं जहाँ पे कैपिटल यूज नहीं होना है वहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया गया है ना, और जहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग एक आधा मिस्टेक दिख रही होंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मैं जो है मतलब जो टाइपिस्ट टाइप करते हैं उनमें मैं काफ़ी चीज़ें जैसे कि जो क्वेश्चन है या जो वैसी चीज़ें उनको मिला लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उनको आप अपने आप से सही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो दैट है देखिए ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए तो ये स्मॉल में होना चाहिए, तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसी का पार्ट है ये, ठीक। यहाँ पर सिर्फ थर्ड है, ठीक, कितने थर्ड तक होगा, नोज नॉट थर्ड। आगे देखिए, एंड ले अर वाइट अ होलोकॉस्ट फ्रॉम आउट हर ऐसी वॉर्म नो टीम्ड रिवाइव्स reflourished then vigorous most when a most unactive deemed and through her body die her fame survives. A secular bird ages of lives wrote that the piece was a dramatic poem instead of it being. अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो खोए हुए अवसादग्रस्त और जो पराजित लोगों के लिए सद्गुण दिया गया है वो बिल्कुल वैसा है जैसे अरब के जंगलों में जो स्वयंभू पक्षी होते हैं ना, बिल्कुल उनके लिए उनकी तरह ना ही कोई दूसरा जानता है ना ही कोई तीसरा जानता है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो भी अवसादग्रस्त लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, ठीक है, उनका एक तरह से उनकी मन स्थिति को दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और यहाँ पर जो तुलना की गई है वो अरेबियन वुड्स यानी अरब के जंगल के जो पक्षी होते हैं उनसे की गई है, ठीक है। ठीक है, सेकुलर बर्ड से यहाँ से भी आप देख लीजिए, ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप इसके जो कीवर्ड्स हैं वो रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है ये सब लाइंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो इनको हम फटाफट से देख लेते हैं। डार्क 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 अमिड द ब्लेज ऑफ नून इनरिकवरेबली, कुछ वर्ड्स बोलने में है ना थोड़ा सा वो लगता है, डार्क total eclipse without all hope of day। इसका मीनिंग देखते हैं, डार्क डार्क डार्क, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिए जो इन्होंने गलत टाइप किया है, टोटल, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो दोपहर की चमक के बीच अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा यानी कि दिन की कोई उम्मीद के बिना अविश्वसनीय रूप से पूर्ण अंधेरा हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि इस समय जो मतलब है तो टाइम दोपहर का, यानी कि जिंदगी तो जो उनकी क्या थी, बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि जवानी का टाइम पीरियड था ना, यानी कि बहुत ही जिसे बोलते हैं कि एक उम्र ऐसी जिसमें कि ये सारी चीज़ें नहीं काउंट की जाती हैं, जिसे बोलते हैं कि निराशा और ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर वही कहा गया है कि दोपहर की चमक के बीच में क्या है, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा जो है वो दिखाई दे रहा है। दिन की कोई भी जो उम्मीद है वो नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, जो दिन है वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं अंधकार से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। विदाउट ऑल होप ऑफ द डे, कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आगे देखिए, टू लिव अ लाइफ ऑफ डेड अ लिविंग डेथ, एक आधा मरा हुआ जीवन जीने के लिए एक जीवित मौत।
इसका मतलब क्या है, एक आधा मरा हुआ जीवन, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, आधा मरा हुआ जीवन जीने के लिए, अ लिविंग डेथ, एक जीवित मौत। देखिए वो आधा मरा हुआ जीवन ही तो जी रहा है। जैसे अगर आपको स्टोरी पता है सैमसन की तो आप इसको बहुत अच्छे से इन लाइंस को कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो सैमसन है उसकी लाइफ क्या है, बिल्कुल ऐसी है कि ना वो जी पा रहा है ना मर पा रहा है, ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल उसकी कष्ट, उसकी जो परेशानी है वो लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है। तो वही वो कह रहा है कि मेरा जो जीवन है वो कैसा है, वो बिल्कुल आधे मरे हुए की तरह है, मैं बिल्कुल आधा मरा हुआ जीवन जी रहा हूँ, जिसे एक जीवित मौत बोल सकते हैं। ये देखिए ये जो है एक ही में है, अलग नहीं है। ये इसको काट दीजिए, ये यहां से स्टार्ट है। वाइजेस्ट मैन हैव अर्ड एंड बाई बैड वुमेन बीइंग डिसीव्ड। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बुद्धिमान लोगों ने गलती की है और बुरी स्त्रियों द्वारा धोखा खाया है। यानी कि ये हमेशा के बारे में बात की जा रही है कि वाइजेस्ट मैन हैव अर्ड मतलब क्या होता है, गलती। तो जो वाइजेस्ट मेन है वो हमेशा क्या करते हैं, गलती करते हैं, और यही गलती करते हैं कि वो औरतों से क्या करते हैं, डिसीव्ड हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा जहां पर औरतों के द्वारा यानी कि उनकी खूबसूरती का छलावा लेकर क्या होता है, लोग धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है। आगे देखिए, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिकेबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो न्यायपूर्ण और मनुष्यों के लिए कैसा होता है, बिल्कुल जस्टिफिकेबल यानी कि न्याय संगत होता है। यानी कि ईश्वर जो हमारे लिए रास्ते बनाता है वो जस्टिफिकेबल होता है, बिल्कुल न्याय संगत होता है, जब तक कि ऐसे लोग ना हो जो ईश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल, जो ईश्वर के बारे में, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर को बिल्कुल मान ही नहीं रहा, उसका कोई विश्वास नहीं है उसमें, तो उसके लिए क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास कर रहा है कि हाँ ईश्वर होता है, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो वो उसको जिस भी रास्ते पे ले जाता है, जो भी उसके लाइफ में चीज़ें आती हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती हैं, और इसी वजह से वो व्यक्ति कभी डीमोटिवेटेड नहीं होता है। आगे देखिए, माई रेस ऑफ ग्लोरी शैल रन, आई रेस ऑफ सेम, एंड आई शैल शॉर्टली बी विद देम एट रेस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मेरी जो ग्लोरी है, मेरी जो प्रसिद्धि है, मेरी जो महिमा है, क्या है उसकी, वो क्या करेगी, शैल रन, वो दौड़ेगी यानी आगे बढ़ेगी। आगे क्या है, आई रेस फॉर सेम एंड आई शैल शॉर्टली बी विथ देम ऑल रेस्ट, और मैं शीघ्र ही उसके साथ क्या करूंगा, विश्राम करूंगा। किसके साथ, मेरी प्रसिद्धि के साथ, मेरी ग्लोरी के साथ। An argument with a man, a woman ever goes by the verse whatever be her cause, डालिला। ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये किसका है, ये डालिला का स्टेटमेंट है। और डालिला इसमें क्या कहती है कि पुरुषों के साथ बहस में एक महिला का जीवन कभी भी बदतर हो जाता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। क्यों, ये स्टेटमेंट कब का है, जैसे कि जब वो जाती है उससे मिलने और अपना तर्क प्रस्तुत करती है कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो वो उसके तर्क से कन्विंस नहीं होता है और उसको बोलता है जाओ तुम यहाँ से, तो वो चली जाती है। तो वहीं पर वो कह रही है डालिला कि जो जब आदमी और औरत के बीच में जब भी कोई बहस चल रही हो, कोई आर्गुमेंट चल रहा हो, तो हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही जो महिला है, उस जो वुमेन है, उसका जीवन क्या है, बिल्कुल बदतर हो जाता है, वर्स हो जाता है। आगे देखिए, फेम इफ नॉट डबल फेस्ड एट डबल माउथ एंड विथ कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्ड मोस्ट डीड्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, अगर वो दो मुही नहीं है, वो डबल फेस्ड नहीं है, इज डबल माउथ, वो क्या है, वो दो मुही है। यानी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फेम जो है यदि दो मुही नहीं है, इज डबल माउथ, दो मुही है, और कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट यानी कि और विपरीत जो है,
चीज़ों के साथ अधिकांश कार्यों की वो क्या करती है, घोषणा करती है। यानी यहाँ पर जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो हमेशा डबल फेस्ड होती है। क्योंकि जब आप प्रसिद्ध होते हो तो लोग आपका क्या देखते हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट देखते हैं, चमक वाला पार्ट, कि हाँ आप एक ओहदे पे हो, आप प्रसिद्ध हो, लेकिन उसके पीछे आपने कितना स्ट्रगल झेला है, क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई, वो नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड्स क्या पकड़ना है, फेम इफ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथ। ठीक है, आगे देखिए, ये ब्यूटी थॉट इंजूरियस hath strange pow after offense returning to regain love once possessed। प्यार, झगड़े, ये सब क्या होते हैं, अक्सर जो है सुख सौहार्द में क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, विवाह नहीं, है ना। लव वंस पासेस, जो लव है, जो प्यार है, ये सब क्या, ये जो भी चीजें हैं, ये सब क्या ऐसा लगता है जैसे छोटी मोटी सी चीजें, और ये बिल्कुल जो भी प्यार के झगड़े होते हैं वो अक्सर सुख सौहार्द में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जो मैरिज होती है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, और ऐसा नहीं होता है कि वो किस में खत्म हो, कई बार वो क्या होती है, वो विश्वासघात के साथ खत्म होती है। ठीक, सॉरी मैंने इस वाली लाइन का बता दिया। लव क्वारल्स ऑफ इन प्लीजिंग कॉन्ट्रास्ट नॉट इवन नॉक्ड ट्रेचरी, इसका मीनिंग था ये। इसका अब आप समझ लीजिए, येट ब्यूटी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सौंदर्य है वो यद्यपि क्या होता है, इंजीरियस होता है, हानिकारक होता है, ठीक है, लेकिन अपराध के बाद पुनः उसको प्राप्त करने की अजीब सी इच्छा होती है, प्राप्त करने के लिए अजीब सा मन होता है। प्यार एक बार फिर से क्या होता है, बीत गया। लव वंस पासेस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो ब्यूटी से ही बाहर नहीं निकल पाता, यद्यपि ब्यूटी जो है, जो खूबसूरती है, वो हानिकारक है। करोड़ों बार ऐसा देखा गया है कि ब्यूटी के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत सारे लोगों को धोखा मिलता है, लेकिन स्टिल आदमी थोड़े टाइम के बाद उसको क्या करता है, भूल जाता है। Boast not of what thou wouldest have done, but do what then thou wouldest। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इस बात का बिल्कुल भी घमंड मत करो कि तुम क्या करोगे। ठीक है, boast not what thou wouldest have done, इस बात का बिल्कुल भी घमंड मत करो, बल्कि वही करो जो तुम करना चाहते हो। But do what then thou wouldest, यहाँ पे इसका मतलब होता है you, यानी कि तुमने क्या किया, इस बात के बारे में कभी घमंड मत करो कि मैंने ये किया वो किया, तुम जो करना चाहते हो उस काम को करो। फॉर इविल न्यूज इज राइट्स पास्ट वाइल गुड न्यूज इज बाय। एक सेकंड, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही करिए, ये यहाँ पर, ठीक। जो बुरी न्यूज क्या है, वो चलती रहती है, ठीक, उसका कोई अंत नहीं होता। अफवाहें जो है वो बहुत समय तक चलती रहती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर होती है ना, वो क्या है, वो कुछ समय के बाद ही बंद हो जाती है, कुछ समय के बाद ही उस पर स्टॉप लग जाता है, उस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते। लेकिन जो बुरी खबर होती है उसके बारे में लोग क्या करते हैं, बात करते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलती जाती है। तो ये हो गया आपका पूरी इंपॉर्टेंट लाइंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने जो है समरी के रूप में ही बढ़ाया है, शब्दशः नहीं बताया है। उसके पीछे रीजन बस इतना सा है कि सैमसन एगोनिस्ट एक ऐसा प्ले है जहां से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिलेक्टेड लाइंस आती हैं, लेकिन आप लोगों को चाहिए था कि मैं इसको करा दूं, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा करा दिया है। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़कर अच्छे से लर्न कर लेना है। अब बारी आती है समरी की, ठीक है। तो समरी को जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट हो जाता है, और हैशटैग पार्ट 2 जो है वो आपको अगला वीडियो समरी में मिल जाएगा। और जिन लोगों को साथ ही पढ़ने की आदत है, यानी कि उनको लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो उनके लिए मैं इन दोनों पार्ट को, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को, दोनों को कनेक्ट कर दूंगी और एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, वो उसमें देख लेंगे। तो सैमसन एगोनिस्ट की समरी की अगर हम बात करें तो उसके कैरेक्टर्स तो बहुत गिने चुने से हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं जो आपने याद रखने हैं,
वो थोड़े से कैरेक्टर्स हैं तो उनके पहले हम नेम लिख लेते हैं। तो पहला तो जो मेन है वो है सैमसन, जिसके इर्द गिर्द पूरी जो है स्टोरी घूमती है। ये हीरो है प्ले का, यानी कि इस वर्क का हीरो है। उसके बाद बात करते हैं सैमसन के फादर की, जिनका नाम है मैनोआ। क्या नाम है? मैनोआ, राइट, इनका नाम है मैनोआ। उसके बाद सैमसन की वाइफ होती है, वाइफ, इसका नाम है डालीला। क्या नाम है? डालीला, ठीक है। ये फिलिस्तीन की होती है। कहाँ की होती है? एक सेकेंड, फिलिस्तीन की होती है, राइट। उसके बाद अगला कैरेक्टर है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोरस। और उसके बाद एक और कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है हारपा ऑफ गाथ। क्या नाम है? PHA, राइट, हारपा ऑफ गैथ, जिसको कि बोलते हैं जाइंट। ये एक जाइंट है, ठीक है। तो इतने कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द जो पूरी आपकी कहानी है वो घूमती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। हमारी ये जो पोम है, ये जो हमारा वर्क है, ये स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है जो सैमसन है उसके भाषण से स्टार्ट होता है, ठीक है। सैमसन के भाषण से स्टार्ट होता है। और इस समय जो सैमसन है वो क्या किया गया है कि कैद कर लिया गया है। कहाँ पे? गाजा में। गाजा में जेल में वो क्या किया जाता है? कैद कर लिया जाता है वहां पर। और उससे जो है सैमसन से बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता है। और इसको क्या किया जाता है? इसको अंधा भी कर दिया जाता है। ये अंधा होता है तो इससे बहुत ज्यादा मतलब काम करवाया जाता है। इसको बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है, बहुत कठोर परिश्रम इसको करना पड़ता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन इस प्ले की स्टार्टिंग होती है, यानी स्टोरी जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो उस दिन इसके पास, यानी कि सैमसन के पास कोई भी काम नहीं है। आज वो बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल आराम से अपनी जेल में बैठा हुआ है। उसका रीजन ये है कि आज के दिन जो है वो वहां पर क्या हो रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है। और देवता, जिस देवता की वो लोग, जो फिलिस्तीन वाले लोग हैं, जो फिलिस्तीनियंस हैं, वो जो है अपने जो देवता की पूजा करते हैं, उनके लिए उन्होंने आयोजन किया है। और उस आयोजन में पूरा फिलिस्तीन एक ही जगह, एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे वहां पर इकट्ठा होता है। और इसी वजह से आज के दिन इसको भी परिश्रम करने से, काम करने से जो है मुक्त रखा गया है। तो ये क्या करता है? काम नहीं करता है वहां पर। उस दिन इसको मना किया जाता है और जश्न की तैयारी हो रही होती है उस देवता के। उसके बाद उस समय जो सैमसन है वो क्या करता है? वो अफसोस जताता है। वो सोचता है कि क्या एक समय था जब मैं एक महान योद्धा हुआ करता था, मैं अपने देश के लिए काम किया करता था, देश के लोगों की रक्षा किया करता था। और आज का ऐसा दिन है कि जब मैं अंधा होकर के, कैदी बन करके यहाँ बैठा हूँ और इतने कष्ट में अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। इसका कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही इस परेशानी का कारण हूँ, क्योंकि मैंने ही अपनी पत्नी डालीला को अपनी लाइफ का जो राज है वो बताया, जिसकी वजह से वो मुझे क्या कर पाई? परेशान कर पाई। तो कहीं ना कहीं अपने दुख की जो वजह है वो मैं ही हूँ। आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा कि जो सैमसन है वो कौन सा राज बताता है। तो यहाँ जेल में क्या होता है, उसके फादर जो है मिलने आते हैं। सैमसन के फादर जो मैनोआ है वो उससे मिलने आते हैं। और उसकी स्थिति देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं। और वो ही सैमसन को बताते हैं कि आज यहाँ पर ड्रैगन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें आज कोई काम नहीं करना पड़ रहा और सारे लोग यहाँ पर हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, लोग मना रहे हैं। तो वो अपने पिता से कहता है, अपने पिता से सैमसन समझाता है अपने पिता को कि पिताजी आप दुखी मत होइए, मेरा ये जो दुख है, आज मैं इतना दुखी हूँ, जो मैं कष्ट भोग रहा हूँ, इसका कारण मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने ही अगर डालीला को ये बात न बताई होती, उस पर विश्वास करके, तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं हो रही होती। फिर वो एक दुख और प्रकट करता है। उसको लगता है कि लाइफ में मुझसे सिर्फ यही एक गलती नहीं हुई, बल्कि मुझसे लाइफ में एक और गलती हुई है। वो क्या? वो है मेरा घमंड। यानी कि वो कहता है कि मुझे इस बात पर भी बहुत बड़ा अफसोस है
कि मैं घमंडी हूँ और अपने घमंड के कारण मैं अपने ईश्वर से क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और मैंने जो ये बात बताई है डेलिला को उसके लिए भी मैं अपने ईश्वर से क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मैं उनकी दृष्टि में ज़रूर ही गलत हूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए बात हम ये समझते हैं, तो इसको दो बात का अफसोस है, एक तो ये जो डेलिला को बात बता देता है, दूसरा ये कि जो इसके अंदर प्राउड है, जो ये घमंड है, उसकी वजह से ही इसका पतन होता है। तो उसकी वो चीज़ अब आखिर ये डेलिला को बताता क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। डेलिला को ये एक्चुअली ये बताता है कि ये जो सैमसन है ये इज़राइल का होता है और ये अपने देश के लिए बहुत काम करता है। जब ये वहाँ पर होता है तो इसका देश कभी हारता नहीं है, हर जगह जीतता जाता है, अपने देश वालियों के लिए ये बहुत अच्छे काम करता है। तो ये अपनी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। और यहाँ पर जो है इसकी शादी किससे होती है, डेलिला से हो जाती है, क्योंकि इसको ऐसा रहता है गॉड की तरफ से कि तुम जो है फिलिस्तीन की ही किसी लड़की से शादी करना। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन की लड़की डेलिला से शादी कर लेता है और डेलिला के जो कंट्री वाले लोग हैं, यानी कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि डेलिला को बोलते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से पूछो कि आखिर उसकी ताकत का राज क्या है, कैसे वो इतना ताकतवर है कि कभी हारता ही नहीं है, क्या कारण है, पूछो। तो डेलिला उसको मतलब कि एक तरह से कहिए कि लालच भी देते हैं, उसको कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम एक महान स्त्री कहलाओगी और तुम अपने देश की रक्षा करोगी, जैसे वो करता है अपने देश के लिए, तुम अपने देश के लिए ही काम करोगी, क्योंकि फाइनली वो चीज़ तुम जानकर, वो राज जानकर बताओगी किसको, अपने देशवासियों को ही तो बताओगी, तो अपने देश की तुम सहायता ही तो कर रही हो, तो इस वजह से वर्षों वर्षों तक तुम्हें याद किया जाएगा। तो डेलिला इस बात में आ जाती है और सैमसन के पास जाती है और वहां पर उसको बहलाकर फुसलाकर उससे उसका जो राज है वो पूछती है। ठीक है, अभी मैनुआ की जो कहानी है वो आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन यहाँ पे पहले आप ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। तो डेलिला उससे पूछती है, तो सैमसन क्या करता है, उसको प्यार में आ करके बता देता है कि मेरा जो राज है वो मेरे बालों पर है, यानी कि मेरे सर पे ये जो बाल हैं ये ही मेरे राज हैं, यानी कि इनमें ही मेरी जो पूरी ताकत है वो क्या है, छुपी हुई है। ठीक है, इनमें ही मेरी ताकत जो है पूरी छुपी हुई है, इन बालों में ही। ये बाल जो हैं ये मुझे ईश्वर द्वारा प्रदत्त मेरी शक्ति का एक प्रदर्शन मतलब कि स्रोत है। तो ये बात जाकर के ये फिलिस्तीन वालों को बता देती है और फिलिस्तीन वाले लोग क्या करते हैं, ये डेलिला से कहते हैं कि ये हमारे बस की बात तो नहीं कि हम सैमसन के बालों को जाकर काटें, क्योंकि जब हम उसे हरा ही नहीं पाएंगे तो हम उसके बाल को काट कैसे पाएंगे, तो इसमें भी तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें जाना होगा और सैमसन के बालों को काट कर ले आना होगा। तो ये जो डेलिला है ये जाती है, सैमसन से बातें करती रहती है और बात करते करते धीरे धीरे जो सैमसन है ये डेलिला की गोद में सर रखकर सो जाता है। और जब उसे नींद आ जाती है तो ये क्या करती है, धीरे से चुपके से उसके जो बाल हैं सारे काट डालती है और जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं उसकी पूरी शक्ति चली जाती है और तुरंत ही आ करके जो फिलिस्तीन के लोग हैं ये क्या करते हैं, इसको सैमसन को पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, कैदी बना लेते हैं और गाजा की जेल में डाल देते हैं। जब इसको वहां ले जाते हैं तो उसकी आंखें भी फोड़ देते हैं, यानी उसको अंधा कर देते हैं और उससे कठोर परिश्रम करवाते हैं। और यहाँ पर चूंकि उसके पास अब कोई ताकत नहीं रह जाती, इस वजह से वो उसका विरोध भी नहीं कर पाता और अपने आप को बचा भी नहीं पाता। तो यहाँ पर ये चीज होती है। आपको समझ में आया डेलिला की कहानी? तो डेलिला ने इस तरह से सैमसन को धोखा दिया। उसको लगता है कि मैं अपने देश के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन वो फाइनली क्या कर रही है, धोखा दे रही है सैमसन को। इस वजह से सैमसन जो है गाजा की जेल में चला जाता है। यहाँ पे मैनुआ उससे मिलने आता है तो मैनुआ उसको सारी बात बताता है। फिर मैनुआ कहता है, उसको विश्वास दिलाता है सैमसन को कि बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ फिलिस्तीन में जो है काफी ऐसे अधिकारी, काफी ऐसे अफसर लोग भी हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं, तो मैं ऐसे किसी ऑफिसर को ढूंढता हूँ जो रिश्वत ले और तुम्हें रिहा कर दे, तो मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। इस बारे में वो बोलता है, मैनुआ समझाने की कोशिश करता है उसको। तो लेकिन जो है सैमसन है वो क्या कहता है, सैमसन कहता है कि नहीं, मुझे मतलब कि ये नहीं चाहिए कि जो मतलब क्या बोलते हैं, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। सैमसन बोलता है कि नहीं पिताजी, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है जीवन में, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो आप इन चीज़ों के लिए क्या हो है परेशान मत होइए। मैनुआ वहाँ से चला जाता है। फिर इसको बुलाने के लिए जो है जो वहाँ के लोग होते हैं कि चलो तुमको बुलाया जा रहा है, वहाँ पर जो महोत्सव चल रहा है वहाँ पर चलना है तुम्हें, तो पहले तो ये मना कर देता है। ठीक है, तो उसके पास ऐसे ही
बारी बारी से लोग मिलने आ रहे होते हैं। तो डेलिला मतलब कि ये मैनुआ आता है, उसके बाद डेलिला आती है। डेलिला आती है तो मतलब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है कहानी सुनाने में, क्योंकि आपको मेन कहानी से मतलब है। तो इसमें क्या होता है, जो डेलिला जब आती है तो डेलिला क्या करती है, उससे मतलब माफी मांगने लगती है, उसे बोलती है कि तुम मुझे जो है माफ कर दो, ठीक, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया है वो अपने देश के लिए किया है। और वो एक बार फिर से उसको कोशिश करती है कि वो उसके साथ प्यार की बातों में आ जाएगा और उसको माफ कर देगा। बहुत फुसलाने की कोशिश करती है, इधर उधर की बातें करती है, लेकिन सैमसन कहता है नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें लगता है तुमने जो महान कार्य किया है तो जाओ तुम उसके लिए खुश रहो, खुशियां मनाओ और आराम से तुम अपने विधवापन को अपने सोने अपनी संपत्ति के साथ सजाओ, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। अब मैं तुम्हें इन चीजों के लिए माफ तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं सकता हूं, मैं इस तरह से अब तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकता हूं। तो डेलिला भी वहां पर क्या बोलकर जाती है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं माफ करते तो कोई बात नहीं, और मैंने तो जो काम किया है उसके लिए फिलिस्तीन में मुझे जो है वर्षों वर्षों तक याद करा जाएगा, याद रखा जाएगा। डेलिला वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर कौन आता है, जो कोरस है वो आता है। कोरस उससे मिलता है। फिर जो जाइंट होता है वो आता है। जाइंट क्या होता है, एक जिसे बोलते हैं कि बहुत बड़े शरीर वाला व्यक्ति होता है, बहुत उसके अंदर ताकत होती है। तो कोरस जो है, कोरस को विश्वास नहीं होता। कोरस सबको ये विश्वास मतलब कि एक तरह से समझाने की कोशिश करता है, उसको समझ नहीं आता कि कैसे विश्वास करे कि सैमसन के साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि सैमसन का वो प्रशंसक होता है, ठीक है, और मतलब एक तरह से उसकी हेल्प करना चाहता है, आप ये समझ सकते हैं। तो जाइंट जब आता है तो वो कहता है कि मैं तो चाहता था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ एक युद्ध करूं, तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो, मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैं तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम्हारे पास जादुई ताकत है। तो जो सैमसन है वो कहता है कि मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है, मेरे पास इजराइल के जो भगवान है उनकी ताकत है, उनकी दी हुई शक्तियां हैं मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है। तो जब वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ता, तो जो सैमसन है ये कहता है जाइंट से कि ठीक है, तुम मुझसे अभी ही लड़ लो, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है तुमसे लड़ने में, मेरे पास अभी इतनी शक्ति है कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। तो जाइंट कहता है कि नहीं, ये बहुत गलत बात होगी, अगर मैं तुम्हारे ऊपर अभी हमला करता हूँ, लड़ता हूँ, तो ये होगा कि एक निहत्थे के ऊपर या एक मतलब कि नियम के खिलाफ जाकर मैंने लड़ाई की है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करना, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहता है, मतलब जो सैमसन होता है वो कहता है कि नहीं, तुम जो है जिसे बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास शक्तियां नहीं है, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन वो मतलब उसे ये कह के चला जाता है ऐसे ही कि चलो चलो ठीक है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो उसको क्या करता है, छोड़ देता है, उसको कायर बोलकर चला जाता है। अब क्या होता है, जो उत्सव हो रहा होता है उस वहां पर ले जाने के लिए उसके पास जो राजदूत है वो आता है फिर से, यानी कि दूसरा अधिकारी जो है आता है और उसको बताता है, उसको करता है। लेकिन उससे पहले कोरस आता है। एक्चुअली कोरस क्या है, उसको पहले ही बता देता है कि तुम्हारे पास जो है इस तरह से लोग तुम्हें बुलाने के लिए आने वाले हैं, तो तुम्हें जो है मतलब कि जाना है, बताता है वो, इस तरह से पूरी चीजें बताता है। तो कोरस एक तरह से उसकी हेल्प ही कर रहा होता है, उसको सारी चीजें बता रहा होता है। तो वो उनकी बात सुनता है और जिसे बोलते हैं, उसके बाद जब वो अधिकारी बुलाने आता है सैमसन को, तो सैमसन इस बार चला जाता है, ठीक है, सैमसन चला जाता है और वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर वो पूरा जिसे बोलते हैं जश्न जो है वो मन रहा होता है। जब वहां पर वो जाकर खड़ा हो जाता है तो वहां पर जो पूरी छत होती है ना, ये पूरी छत जो है ये दो पिलर्स से, दो मेन पिलर्स से क्या होती है, टिकी हुई होती है। वैसे तो और पिलर्स होते हैं, लेकिन ये इन दो पिलर्स से क्या होती है, टिकी हुई होती है। तो यहाँ पर सैमसन खड़ा है और इधर इधर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पर जो कॉमन जनता है, जो आम लोग हैं वो बाहर हैं, और जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो लोग क्या है, यानी कि जो बड़े पदों पर लोग हैं वो लोग क्या है, इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर जो सैमसन है वो क्या करता है कि इस छत को, ये जो छत है, क्योंकि सैमसन के बाल जो है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो घटना हुई थी ये काफी पहले की है, जब डेलिला ने उसके बाल काटे थे, तो तब से अब तक में कुछ समय बीत चुका है, तो उसके थोड़े थोड़े बाल आ चुके हैं, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या है, वापस आ रही हैं। तो जो ये
सैमसन है ये क्या करता है, इन दोनों खंभों को खूब तेजी से खींचता है और गिरा देता है। तो ये पूरी की पूरी छत जो है ये नीचे गिर जाती है और यहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं सब मर जाते हैं और इन्हीं के साथ दबकर सैमसन की भी मृत्यु हो जाती है। और बचता केवल कौन है, सिर्फ किसान लोग बचे होते हैं या जो आम लोग होते हैं जो वहां पर उस छत के नीचे नहीं खड़े होते हैं, जो यहाँ थोड़ी दूरी पर खड़े होकर चीजों को देख रहे होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं। फिर जो कोरस है वो सैमसन के प्रतिशोध की प्रशंसा करता है। वो कहता है कि सैमसन ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। उस फिलिस्तीनियों ने स्वयं ही अपना जो विनाश है उसको बुलाया था, उसको ले आया था। ठीक है, दोनों वो सब क्या है, वो मतलब कि कोरस का कहना ये था कि वे अंदर से अंधे थे जबकि सैमसन की अंतर्दृष्टि नेक थी। कहने का मतलब ये है कि सैमसन आंखों से तो अंधा था, सैमसन को दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक्चुअली जो फिलिस्तीन के लोग थे वो सच में अंधे थे। सैमसन की क्या है, जो आंतरिक दृष्टि थी वो नेक थी, अंदर से जो सोचता था वो इंसान अच्छा था, उसके साथ धोखा किया गया था। तो उसने जो भी किया है, ये जो बदला लिया है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो इस प्रतिशोध की क्या करता है, प्रशंसा करता है कोरस। ठीक है, मैनोआ ने जो है सैमसन की बहादुरी का सम्मान करने के लिए उसका अंतिम संस्कार बहुत ही बढ़िया ढंग से करने का जो है निष्कर्ष लिया और बहुत अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करने का वादा करता है। तो कोरस का निष्कर्ष है कि मनुष्य जो है वो हमेशा ईश्वर की योजनाओं को नहीं जानता, लेकिन उन्हें ईश्वर की जीत से सांत्वना मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है हमारे, और हम ईश्वर पे मान लीजिए अगर विश्वास करते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वहां पे एक लास्ट वर्ड वो बोलता है कोरस क्या बोलता है, ओ डियरली bought revenge yet glorious living is dying though vast fulfilled। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि महंगा बदला भी, जो बदला है वो महंगा था, फिर भी वो कैसा था, शानदार था। जीता है मरते मरते तो पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो कोरस है वो ये बताने का, वो ये कहने का प्रयास करता है कि अगर आपको ईश्वर में थोड़ा भी विश्वास है तो आपको ये नहीं पता कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। ठीक, मनुष्य जो है वो कभी भी ईश्वर की योजनाओं के बारे में नहीं जानता है। मनुष्य की लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, क्यों उसके साथ बुरा हो रहा है, क्यों उसके साथ अच्छा हो रहा है, वो इन चीजों के बारे में नहीं जानता है। और क्या जानता है, सच बताइए, नहीं ही जानता है ना। हमें नहीं पता कल हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, या अभी हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो बुरा क्या किसी अच्छे के लिए है या किस वजह से है, हम उसको नहीं जानते। तो कुछ लोग ईश्वर को दोष देते हैं, कुछ कहते हैं कि चलो ठीक है जो ईश्वर ने किया ठीक ही किया, लेकिन यहाँ पर कोरस कह रहा है कि अंत में जो है वो क्या होता है, ईश्वर की जो जीत है, जो ईश्वर उसको जीत दिलाती है उस व्यक्ति को, वो उसको क्या करती है, उससे उसको सांत्वना मिलती है। उसको लगता है कि नहीं, ईश्वर ने जो किया है वो सब कुछ ठीक किया है। ईश्वर जब भी लाइफ में कुछ करता है तो वो भले के लिए ही करता है। तो ये थी ओवरऑल सैमसन एगोनिस्ट की स्टोरी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि सजेस्ट करिएगा आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये कहूँगी कि इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। पार्ट 1 में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस कराई हैं, समरी वाइज कराई है, वर्ड टू वर्ड नहीं कराया है क्योंकि उसकी नीड नहीं थी। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, तो जिस तरह से आते थे उस तरह से मैंने कवर कराया। और जिस वर्क के इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, उनको वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस प्ले से रिलेटेड, कब किसने इस प्ले के बारे में क्या कहा है, कब रिटर्न है, कब पब्लिश है, किस फॉर्मेट में रिटर्न है, कौन सा मीटर, क्या, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगी। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर मैंने समरी डाल दी है, और वो लोग जो लोग एक साथ में वीडियो देखना चाहते हैं उनको ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों जो है जुड़कर मिल जाएगा एज अ मैराथन टाइप का। तो वो सैमसन एगोनिस्ट को एक बार में ही देख सकते हैं। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैराथन मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है ना, तो हम वीडियोस ढूंढने में हमारा बहुत टाइम चला जाता है। तो इस वजह से अगर मैं हर एक चीज़ का, हर एक राइटर का, हर एक वर्क का मैराथन बना दूंगी तो एग्जाम में आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है और पूरा आराम से एक बार देख डालना है, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं तो प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपकी स्टडी में थोड़ी हेल्प कर सकूँ, थोड़ा योगदान दे सकूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये करने में सफल हो पा रही हूँ, मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो रंग ला रहा है, वो मतलब कि जिस रास्ते में मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ वो सही है, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और
हाँ, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी लाइफ का इतना समय मुझे दे रहे हैं, मतलब आप मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं। रियली ट्रस्ट मी, आई मीन इट, आई रियली मीन इट। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही आपके लिए डेडिकेटेड रहूँगी कि मैं जो भी चीज़ें ले आऊँ बहुत ही अच्छी लाऊँ, बहुत डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाऊँ। तो मेरे साथ चलना है इस सफ़र में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को बिना टेंशन के आराम से जिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से पूरा करिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई करिएगा।